बड़ी खबर आ रही है पोलैंड से। पोलैंड की हथियार फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया है। कई कर्मचारियों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पोलैंड के मेस्को आर्म्स प्लांट में यह बड़ा विस्फोट हुआ। मेस्को में होती है यूक्रेन को हथियार आपूर्ति, यहीं से हथियार आपूर्ति की जाती है। धमाके की जांच में जुटी है पोलिश एजेंसियां। ये बड़ा धमाका आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर हमले किए और रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को तबाह कर दिया। यह रूस की सबसे एडवांस तकनीक पर यूक्रेन की सबसे करारी चोट है। इसके साथ ही पहली बार यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी सीमा को लांघकर जबरदस्त हमले किए हैं। रूसी जेट भस्म होने और यूक्रेन के रेड लाइन क्रॉस करने के बाद तीसरे विश्व युद्ध का ग्लोबल रेड अलर्ट जारी हो चुका है। रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए एटमी बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन पर क्रूज और टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हमले का खतरा मंडरा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि रूसी गर्व के प्रतीक पर कितनी बड़ी चोट लगी है। पहली बार रूस के 2 5th जनरेशन फाइटर जेट यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। एक पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन ने खाक कर दिया है। एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी जलकर राख हो चुका है। और इस तरह रूस को एक ही दिन में तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने विनाशक हमले यूक्रेन ने अब तक नहीं किए थे और ऐसी तबाही रूस ने अब तक नहीं देखी थी। यूक्रेन ने एक साथ 2 एयरफील्ड पर ड्रोन हमले किए। पहला हमला नॉर्थ ओसेटिया के मोज़दोक एयरबेस पर किया और दूसरा हमला अस्त्राखान के अख्तुबिंस्क एयरबेस पर किया। ये यूक्रेन के मोज़दोक एयरफील्ड पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहा है और ड्रोन के ओझल होते ही जोरदार धमाका होता है। मोज़दोक एयरबेस पर रूस के कई सैन्य वाहन जलने की रिपोर्ट है, लेकिन दूसरे हमले में रूस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अख्तुबिंस्क एयरबेस पर रूस के 2 Su-57 फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके साथ ही एक पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम और एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट होने की रिपोर्ट है। ये यूक्रेन की तरफ से जारी की गई अख्तुबिंस्क एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हमला 8 जून को किया गया था। तस्वीर में Su-57 का हैंगर नजर आ रहा है। इसके साथ ही धमाके के बाद आग लगने से बने काले निशान नजर आ रहे हैं। Su-57 फाइनल फ्लाइट, आर्म्स और तकनीक की टेस्टिंग के बाद रूस की सेना को 2023 में ही सौंपा गया था। रूसी वायुसेना के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट पर हमले का मतलब है रूस की आन बान शान पर यूक्रेन का सीधा हमला और पुतिन को सबसे बड़ी चोट।
Su-57 रूसी वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी खासियत है स्टेल्थ तकनीक, यानी रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हैं, इसलिए यह जेट 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम से भी ये लैस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। इस तरह 2 जेट जलने से रूस को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुनिया में अभी तक केवल 3 ही देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। पहला है अमेरिका, जिसके 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है F-35A। दूसरा है रूस, जिसके Su-57 फाइटर जेट यूक्रेन ने ड्रोन हमले में नष्ट कर दिए। तीसरा है चीन, जिसके फाइटर जेट का नाम है J-20A। एडवांस तकनीक के मोर्चे पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी यूरोपीय मीडिया में गर्व के साथ इस हमले का ऐलान किया है। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन ने Su-57 के डेकॉय यानी डमी पर हमला किया है। ये असली फाइटर जेट नहीं थे। हालांकि रूस में मौजूद सूत्रों का कहना है कि यूक्रेनी हमले में असली विमान ही नष्ट हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की यही इकलौती युद्ध उपलब्धि नहीं है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से बेलगोरोद में रूस का एक हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। इस हथियार डिपो से खेरसोन, लुहांस्क और खार्किव पर हमले के लिए हथियार सप्लाई किए जाते थे। इस हमले की खास बात यह है कि यूक्रेन की वायुसेना ने बेलगोरोद पर हमला किया है। यूक्रेन के फाइटर जेट पहली बार रूस की वायु सीमा में दाखिल हुए। हथियार डिपो पर हमले करके यूक्रेनी पायलट सुरक्षित वापस लौट गए। यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होता जा रहा है और रूस पर यूक्रेन के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से रूस का गुस्सा भड़का हुआ है और आज रात यूक्रेन पर रूस की विनाशक मिसाइलें बरस सकती हैं। रूस ने अपने एटमी बॉम्बर्स यूक्रेन पर हमले के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस ने 3 Tu-95MS एटमी बॉम्बर एंगल से ओलिनिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही Su-34 की एक स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार की गई है। एटमी बॉम्बर पर परमाणु मिसाइलें लोड की गई हैं। इनके साथ ही KH-101 और KH-555 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। आज रात यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ये तय है कि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा। रूस के गर्व पर यूक्रेन को ये हमले बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रंटलाइन पर रूस के MLRS से हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर बरसाए हैं रॉकेट। यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है रूस द्वारा किए गए इन हमलों में। रूस पर नेटो के हथियारों से प्रहार के बाद पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। अमेरिका के करीब क्यूबा में युद्धपोत, सबमरीन और बॉम्बर की तैनाती करने के साथ ही यूरोप को जलाकर भस्म करने की रणनीति आगे बढ़ रही है। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन में जीत के बाद
पुतिन बाल्टिक देशों का रुख करेंगे और युद्ध का सिलसिला कई देशों में जीत के बाद खत्म हो सकता है। अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद ना कर सके, इसीलिए क्यूबा संकट पार्ट 2 की शुरुआत कर दी गई है। अब या तो अमेरिका फिर रूस के साथ बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर होगा या फिर एक महायुद्ध का ऐलान होगा। Противника. Ну, включен начальный. अमेरिकी मिसाइलों से रूस में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब लेने की तैयारी। नेटो के हथियारों से रूस में विध्वंस का गिन गिन कर हिसाब चुकता होगा। पुतिन ने एक पुराने फॉर्मूले से अमेरिका को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि यूरोप जलता रहेगा और शायद अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकेगा। रूस की सीमा में अमेरिकी हथियारों से धमाके हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के करीब रूस से हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो तबाही मच सकती है। रूस की बड़ी तैयारी का यह बहुत छोटा सा वीडियो आज दुनिया के सामने आया है। यह प्रोजेक्ट 22350 फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकॉव है। बारह से 17 जून तक युद्धाभ्यास के नाम पर यह क्यूबा के तट पर पहुंचा है। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका के कई शहरों का सर्वनाश कर सकता है। एडमिरल गोर्शकॉव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम साइलो से लैस है। यह लंबी दूरी की कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग सकता है। एडमिरल गोर्शकॉव पहला ऐसा रूसी युद्धपोत है जो नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ ऑपरेशन में तैनात हो सकता है। रूस का एक और महाबली समंदर के भीतर गोते लगाता हुआ क्यूबा में दाखिल हुआ है, जिसका नाम कजान है। ये परमाणु पनडुब्बी भी घातक मिसाइलों से लैस है और समुद्र के भीतर से परमाणु हमला कर सकती है। रूस ने इन दोनों की तैनाती के बारे में खुद जानकारी दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यूबा में 7 पनडुब्बियों की तैनाती कर दी गई है, जबकि कई युद्धपोत यहां अगले 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के बॉम्बर्स भी अब क्यूबा के एयरबेस पर लैंड हो रहे हैं। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपने बॉम्बर्स को क्यूबा भेजा है। रूस के सभी बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। रूस के बॉम्बर्स KH-47 M2 डैगर मिसाइलों से लैस हैं। KH-47 M2 डैगर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की इन तैयारियों पर पेंटागन के कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के एक पूर्व जनरल और CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल डेविड पैट्रियस ने रूस की इन तैयारियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत क्यूबा में सैन्य जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन को फतेह करने के बाद बाल्टिक देशों की ओर कूच करेगी। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने पुतिन के पूरे वॉर प्लान का अंदाजा लगाते हुए अमेरिका को आगाह किया है।
CIA के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक पुतिन के यूरोप विजय का अभियान एक खास रूट से शुरू होने वाला है, जिसके तहत रूस की सेना यूक्रेन के बाद मोल्डोवा कूच करेगी, क्योंकि मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। मोल्डोवा ने अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। नेटो सेना की मोल्डोवा में तैनाती बढ़ रही है। F-16 के लिए US मोल्डोवा के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। CIA के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक मोल्डोवा के बाद रूस लिथुआनिया पर हमला करेगा। इसके बाद लातविया का नंबर आएगा और फिर रूस फौज एस्टोनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेगी। पुतिन अपने मिशन यूरोप के लिए यहां से आगे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक हमला कर सकते हैं। रूस की तैयारी यूरोप में दरअसल एक बड़े विध्वंस की है। यही वजह है कि क्यूबा में रूस तैनाती बढ़ा रहा है। क्यूबा इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका फ्लोरिडा तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, यानी रूस बहुत आसानी से अमेरिका की जमीन को यहां से दहला सकता है। अमेरिका के कई बड़े शहरों को क्यूबा से टारगेट किया जा सकता है, जैसे टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी जैसे शहरों पर एटमी हमले से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिल में लाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 3 चरणों में अपने प्लान की शुरुआत की है। अब आपको पुतिन के 3 चरणों के प्लान के बारे में बताते हैं। पहला चरण क्यूबा के रास्ते अमेरिका की घेराबंदी है, जिसकी वजह से अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद नहीं कर सकेगा। क्योंकि भविष्य में रूस अमेरिका को बार बार परमाणु हमले की धमकी देगा। प्लान के दूसरे चरण में पुतिन कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर रूस पहुंच गए हैं। युद्ध में रूस के दूसरे सहयोगी ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे हैं। सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मंगलवार को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रूस के निमंत्रण पर आए 15 देश हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि रूस इन बैठकों में अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करेगा। रूस चीन से तालमेल मिलाकर एंटी अमेरिका अभियान को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत कर दी है। चीन अमेरिका को अशांति की वजह बताने लगा है। चीन गाजा से लेकर यूक्रेन तक युद्ध के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहरा रहा है, ताकि रूस और चीन के अभियानों को लेकर दुनिया में सवाल ना उठे। इन तस्वीरों से जाहिर हुआ है कि चीन सैटेलाइट से अमेरिका की हरकत पर नजर रख रहा है। वीडियो से दावा है कि अमेरिकी F-22 फाइटर जेट की उड़ान को चीनी सैटेलाइट जिलिन-1 लगातार ट्रैक कर रहा था। इसी तरह अमेरिका की नेवी और वायुसेना पर लगातार नजर रखी जा रही है। चीन और ईरान के साथ ही पुतिन अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप पर हमला रूस में विरोध की नई लहर पैदा कर सकता है। तीसरे चरण के तहत पुतिन के समर्थकों ने अभियान छेड़ा है, जिसमें पुतिन के हर फैसले को जायज ठहराने की कोशिश होगी। इसी अभियान के तहत पुतिन को अब भगवान का दूत कहा जा रहा है। पुतिन के कट्टर समर्थक प्रोफेसर सर्गेई कारागनोव ने दावा किया है कि पुतिन दुनिया के रक्षक हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध को टालकर करोड़ों इंसानों की जान बचा रहे हैं। हालांकि पुतिन के इंतकाम का एक और अभियान शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत रूस के दुश्मनों पर हमला करने वाले तमाम देश और संगठनों को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी जाएंगी। अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को हथियार दिया, रूस ठीक उसी तरह से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने वालों की ताकत बढ़ाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन ने युद्ध नीति बदल डाली है, जिसके बाद यूक्रेन ने काला सागर से लेकर अजोव सागर तक हमले किए और सेवेस्तोपोल पोर्ट और नोवरोस्की पोर्ट को दहला दिया। वहां खड़े युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए इस हमले से रूस थर्रा गया है। अब क्रेमलिन ने बदले का प्लान तैयार किया है, जिसमें टारगेट पर ओडेसा है, क्योंकि ओडेसा इस वक्त सबसे बड़ा कमांड सेंटर है, जहां से नेटो कमांडर युद्ध को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में क्रीमिया बचाने के लिए रूस को ओडेसा तबाह करना पड़ेगा। हो सकता है आज की रात रूस ओडेसा पर हमला करके यूक्रेन के मंसूबों को खाक में मिला दे। रूस की सारी प्लानिंग बेकार साबित हुई। यूक्रेन ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि सेवेस्तोपोल से लेकर नोवरोसिस्क तक दहल उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने काला सागर में रूस के सुरक्षा चक्र को भी भेद दिया। इसके अलावा अजोव सागर तक पहली बार यूक्रेन की मिसाइल जा पहुंची। यानी यूक्रेन ने इस बार इतनी जबरदस्त तैयारी की है, जिससे समंदर में जारी जंग में वो रूस पर भारी पड़ रहा है। ये नोवरोसिस्क पर हमले का वीडियो है, जिसमें नोवरोसिस्क टाउन में पोर्ट के पास 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं उठा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। रूस जमीन पर युद्ध में यूक्रेन पर हावी पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने समंदर में रूस के सुरक्षा चक्र को भेद कर जता दिया है कि वो आने वाले वक्त में कहीं ज्यादा बड़े हमले कर सकता है। यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति बदली है। अब यूक्रेन का पूरा फोकस क्रीमिया पर है, इसलिए उसने ओडेसा पोर्ट पर ज्यादा हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी ओडेसा अब यूक्रेन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बन चुका है। यहां से यूक्रेन न सिर्फ ब्लैक सी बल्कि अजोव सागर तक पे हमले कर सकता है। जबकि इससे पहले साउथ ईस्ट में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले में इसी पोर्ट का इस्तेमाल करता रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति क्यों बदली। यह सबसे पहला टारगेट क्रीमिया हो चुका है। पहली वजह है अमेरिका के हथियारों की खेप का पहुंचना। दूसरी वजह है नेटो देशों के सैनिकों का यूक्रेन पहुंचना। तीसरी वजह है विदेशी आर्मी कमांडरों का यूक्रेन पहुंचना। चौथी वजह है अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर हमले की छूट मिलना। पांचवी वजह है विदेशी कमांडर्स ने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। एक तरीके से यूक्रेन की धरती से नेटो युद्ध लड़ रहा है। हालांकि अभी तक नेटो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस इस बात को मान चुका है कि यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, असली युद्ध नेटो से शुरू हो चुका है। यूक्रेन में
जब से नेटो देशों के हथियार पहुंचे हैं उसका हौसला बढ़ा है। यही वजह है कि उसने एक साथ 2 रूसी पोर्ट पर हमला कर दिया। अब रूस को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि पहले क्रीमिया बचाए या फिर ऑपरेशन वेस्ट जारी रखे। दरअसल रूस वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, जहां कब्जा करके पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक करके क्रेमलिन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कर्च ब्रिज के पास निगरानी कर रही बोट पर ड्रोन हमले का वीडियो है। कर्च की सुरक्षा में लगी बोट को ड्रोन ने उड़ा दिया। रूस का दावा है कि ड्रोन पहले नोवरोसिस्क पर हमला करने वाला था। आखिरी वक्त में उसने कर्च स्ट्रेट की तरफ रुख किया। उसी वक्त पेट्रोलिंग कर रही बोट उससे टकरा गई, नहीं तो कर्च को बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी अभी तक काला सागर धधक रहा था, अब सेवास्तोपोल भी अग्निकुंड बन चुका है। यानी यूक्रेन ठान चुका है किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस के कब्जे से छुड़ाना है, फिर चाहे समंदर में आग ही क्यों न लगानी पड़े। रूस को दहलाने के लिए यूक्रेन ने कई हमले किए। अटैक का दायरा काले सागर से अजोव सागर तक था। ओडेसा पोर्ट से ATACMS सिस्टम से लगातार मिसाइलें दागी गई। हमले में सेवास्तोपोल पर खड़े युद्धपोत धधक उठे। ओडेसा से सेवास्तोपोल की दूरी 300 किलोमीटर है। सेवास्तोपोल के अलावा नोवरोसिस्क पोर्ट पर भी हमला किया गया। वहां खड़े छोटे जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ओडेसा से सेवास्तोपोल की दूरी 583 किलोमीटर है। ATACMS की अटैक रेंज 600 से 800 किलोमीटर है। इस दौरान काले सागर में गश्त लगाती रूसी बोट पर भी हमला हुआ। अजोव सागर में युद्धपोत पर लगा डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमले से 2 समंदर दहल रहे हैं, काला सागर और अजोव सागर। खास बात यह है कि रूस की प्लानिंग काम नहीं आई, क्योंकि 2 महीने पहले रूस ने अपने अधिकतर युद्धपोत नोवरोसिस्क पोर्ट पर भेज दिए थे। लेकिन अब यूक्रेन वहां भी हमले करने लगा। ऐसे में रूस के पास विध्वंसक पलटवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में वाइल्ड विजिल मिशन का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें MiG-29 अब ओडेसा तक हमला करेंगे। खासतौर से रूस के टारगेट पर अमेरिका से मिले ATACMS रहेंगे, जिनसे यूक्रेन ने सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क पर हमला किया। इस हमले में रोपचा क्लास शिप तबाह हो गया, ऐसा यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। इसके अलावा रूस ने एंगल्स और ओलेनिया एयरबेस पर Tu-95 बॉम्बर लगा दिए हैं, जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हैं। साथ ही रूस ने काला सागर और अजोव सी में युद्धपोत उतार दिए हैं और एक न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैनाती कर दी है। यानी रूस बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। हो सकता है आज की रात रूस बदला ले और यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह खाक कर दे। क्योंकि ओडेसा इस वक्त विदेशी कमांडर्स का ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है। यहीं पर ATACMS सिस्टम भी लगाए हुए हैं, जिनसे यूक्रेन ने रूस को समंदर में पीछे ढकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल के हमलों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर शुरू हो चुका है और अब हूती सहित हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया है। यानी इस युद्ध का असर अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों महाद्वीपों पर पड़ने वाला है, क्योंकि हूती ने सर्दियों से पहले लाल सागर रूट बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। साथ ही इजरायली वायुसेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल गाजा के साथ साथ लेबनान से भी जंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप कैसे सबसे बड़े संकट में फंस सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए।
लाल सागर से इजराइल तक बारूदी वर्षा हो रही है और इजराइल सहित उसके मित्र संकट में फंसते जा रहे हैं। हूती ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बंद करने का ऐलान कर दिया है और लाल सागर को बारूदी अग्नि से धधका दिया है। हूती ने 9 जून को लाल सागर में कई मालवाहक जहाजों पर हमले किए और इन हमलों में 2 जहाज नष्ट हो गए। हूती के हमले में स्विट्जरलैंड का मालवाहक जहाज ताबिशी तबाह हो गया। इसके अलावा जर्मनी के नॉर्डर्नी जहाज को भी नुकसान पहुंचा है। हूती ने ब्रिटेन के एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को भी निशाना बनाने का दावा किया है। हूती ने इन जहाजों पर एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने हूती की 2 मिसाइलें और 4 ड्रोन हवा में नष्ट करने का दावा किया है। दिसंबर 2023 से हूती लाल सागर में लगातार हमले कर रहा है और अब तक कई जहाज अदन की खाड़ी में जल समाधि ले चुके हैं। हूती ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर हमले जारी रहे तो मालवाहक जहाजों पर हमले होते रहेंगे। इनकी सुरक्षा में तैनात नेवल टास्क फोर्स भी हूती के टारगेट पर है। हूती मिसाइल फोर्सेस दिसंबर से पहले लाल सागर रूट को पूरी तरह बंद कर देगी। ईरान के समर्थन से चलने वाला शिया मिलिटेंट संगठन हूती पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हुआ है। हूती को इस साल ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई भी की है। हूती ने कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका की विमान वाहक युद्धपोत आइजनहावर पर हमला किया था। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी गाजा के प्रतिशोध में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहरों से लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि ये शहर हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल हमलों से दहल रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। नौ जून को इजरायली वायुसेना का एक फाइटर जेट हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले करने के लिए लेबनान सीमा में पहुंचा और उसी वक्त हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में इजरायली जेट बच गया, लेकिन अब इजराइल लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। अब इजराइल 3 फ्रंट की जंग में फंस चुका है। लाल सागर में इजराइल के मित्र देशों के जहाजों पर हूती के हमले जारी हैं। गाजा के राफा से हमास इजराइल पर हमले कर रहा है और लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं। इजराइल सीधे संकट में फंस गया है तो उसके यूरोपीय मित्र देश लाल सागर के संकट में फंसते जा रहे हैं। लाल सागर में हमलों से यूरोप में महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर लाल सागर का रूट बंद हुआ तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर तय है। लाल सागर धरती का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रूट है। धरती के समुद्री व्यापार की 12% शिपिंग इसी रूट से होती है, जबकि एशिया और यूरोप के बीच 40% शिपिंग इस रूट से होती है। अरब देशों से जाने वाले पेट्रोलियम गैस टैंकर लाल सागर से यूरोप पहुंचते हैं। यूरोप बड़े पैमाने पर अरब देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस से गैस खरीदनी बंद कर दी है। 2023 में अकेले कतर से ही 140 लाख मीट्रिक टन एलपीजी यूरोप पहुंची है।
कतर ने फरवरी 2024 से लाल सागर रूट से पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर दी है। इससे शिपिंग की लागत बढ़ रही है और यूरोप को महंगा पेट्रोलियम मिल रहा है। दिसंबर 2023 के बाद दुनिया की ज्यादातर बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का रूट छोड़ दिया और रूट लंबा होने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगर लाल सागर का रूट बंद हुआ तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था बिना एनर्जी सप्लाई के ध्वस्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले एक महीने से रूस खार्किव पर हमले कर रहा है। शुरुआती दिनों में तो लग रहा था कि मुश्किल से 10 दिन में रूस पूरे खार्किव पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज इस हमले को एक महीना पूरा हो चुका है। रूस अब भी खार्किव में संघर्ष कर रहा है। सवाल यह है कि क्या रूस ने खुद अपनी रणनीति को बदल लिया है या फिर यूक्रेन को मिले नेटो के हथियारों की डोज से युद्ध बेहद मुश्किल हो गया है। अमेरिका का दावा है कि नेटो के हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट देने के बाद रूस बैकफुट पर आ गया है। चौबीस घंटे का मिशन 30 दिन बाद भी अधूरा। खार्किव पर कब्जे का प्लान यूक्रेन ने कर दिया नाकाम। जिस खार्किव के लिए रूस ने लाखों सैनिकों को उतारा, जिस खार्किव में अनगिनत बम बरसाए गए, इतनी तबाही मचाने के बाद भी आखिर रूस का मिशन पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? यूक्रेन दावा कर रहा है कि इसकी वजह यूक्रेन का खार्किव में जबरदस्त पलटवार है। अमेरिका का दावा है कि यह उसके हथियारों का असर है। जबकि रूस दावा कर रहा है कि खार्किव मिशन पूरा होगा। रूस ने 10 मई को खार्किव मिशन शुरू किया। 10 किलोमीटर तक रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। हजारों घर तबाह करने के साथ लाखों लोगों ने पलायन किया। यूक्रेनी सेना रूसी फौज के सामने बेहद कमजोर साबित हुई। लेकिन 10 जून तक एक महीना बीतने के बाद भी रूस खार्किव पर कब्जा नहीं कर सका। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में एक डिफेंस लाइन तैयार की गई है। सुरक्षा का घेरा बनाने के बाद रूसी फौज पर पलटवार की शुरुआत की गई। रूसी सेना अब तक उस डिफेंस लाइन को तोड़ नहीं सकी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने खार्किव में विदेशी छात्रों को सैनिक के तौर पर भेजा था। दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को रूस ने युद्ध में इस्तेमाल किया। दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को जबरन युद्ध में भेजा गया।
इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि खार्किव में रूस को इसीलिए कामयाबी नहीं मिली क्योंकि रूस ने जिन्हें सैनिक बनाकर भेजा था उन्हें युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के हमलों से घबराकर रूस ने खार्किव में रणनीति बदल दी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने दावा किया है कि रूस की जमीन पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूस बैकफुट पर है। दावा है कि अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट देने के बाद रूस डर गया है। बेलगरोद पर लगातार हमले से खार्किव में हमले रुक गए हैं। खार्किव में आगे बढ़ने पर रूस बड़े हमले की आशंका में है। रूस के खार्किव मिशन के बाद ही यूक्रेन को नेटो देशों ने रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। इसके बाद से रूस पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। खार्किव पर हमले के बाद ही यूक्रेन के लिए कई देशों से हथियारों के पैकेज का ऐलान किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने इसीलिए रणनीति बदली है ताकि यूक्रेन को नेटो की और सहानुभूति और मदद हासिल ना हो सके। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उत्तरी यूक्रेन पर बड़े हमले किए गए। रूस का दावा है कि खार्किव में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के 200 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है। कई टैंक और वाहन नष्ट किए गए हैं। चासिव यार और डोनेस्क में यूक्रेनी फौज पर कई बड़े हमले किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि खार्किव में 4 यूक्रेनी ब्रिगेड पर हमला किया गया और पिछले 24 घंटों में 7 जवाबी हमले किए गए जिसमें 225 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन पर अब वायुसेना का हमला तेज कर दिया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में सुखोई 34 से हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के सैन्य मोर्चे और हथियार गोदामों पर फैब 500 बम से हमला किया। दावा है कि रूस जल्द ही नेटो देशों से आए तमाम हथियारों को भस्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा विनाश के लिए नेतन्याहू ने आईडीएफ को खुली छूट दी हुई है। ऐसे में गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है। हमास लड़ाकों पर हमले में बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा बंधक छुड़ाने के लिए किए जा रहे ऑपरेशन में भी लोगों की जान जा रही है। अब ऑपरेशन डायमंड को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठे हैं क्योंकि जिन बंधकों को छुड़ाना था उन्हें ही मार गिराया। इसके अलावा 250 बेकसूर भी मारे गए। बेंजामिन की युद्ध नीति पर सवाल उठ रहा है। अब इजराइल में भी उनका विरोध शुरू हो गया है। गाजा को खाक करने की जिद में बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने वो तांडव मचाया है जिससे पूरा गाजा दहल गया है। हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब गाजा की गली गली में चीख पुकार मची है। ऐसे में नेतन्याहू की ऑपरेशन डायमंड पर भी सवाल उठने लगा है क्योंकि हमास ने एक वीडियो जारी करके खलबली मचा दी है। वीडियो में 3 शब्द दिखाए हैं। हमास ने दावा किया है कि ये 3 बंधक हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन आईडीएफ ने गोलीबारी में तीनों को मार दिया जिसमें एक अमेरिकी नागरिक था। इस ऑपरेशन में बंधकों के बदले जेल में बंद हमास लड़ाके छोड़ने थे। इस दौरान इजराइल ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें हमास लड़ाके भी मारे गए और तीनों बंधक भी। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नुसैरत कैंप में चलाए इस ऑपरेशन पर दुनिया भर में बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना हो रही है। युवा ने इसे नरसंहार कहा है।
उधर इजराइल में नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग की है। बेनी गैंट्स से पहले रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी नेतन्याहू के युद्ध नीति पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में इजराइल में नेतन्याहू के लिए संकट बढ़ रहा है। इस बीच गाजा युद्ध के बाद पहली बार हमास चीफ याह्या सिनवार का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने युद्ध की वजह समझाई है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। याह्या सिनवार ने इजराइल की दमनकारी नीति के खिलाफ खुलकर बोला है। गाजा के लोगों को कुचलने के लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया है। अधिकतर देश अब बेंजामिन के युद्ध को यही नाम दे रहे हैं, जिससे नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन बेंजामिन अड़े हैं, जब तक हमास का संपूर्ण अंत नहीं होता तब तक युद्ध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।